नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति और विरासत। अध्याय संख्या 8 हम शुरू कर चुके थे, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी नामक जो हमारा अध्याय था उसको हमने पहला जो भाग था वो कंप्लीट कर लिया था, जहां हमने ये समझ बनाने की कोशिश की थी कि अगर भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, यानी प्राचीन भारतीय परिदृश्य को हम देख रहे हैं, तो हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के क्या क्या उन्नति देखने को मिलेगी। हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर मिल चुका था कि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो ज्ञान है, या हम ये कहें जो तकनीकी शिक्षा की समझ है, तकनीकी ज्ञान की समझ है, वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। जहां हमने संस्कृति में सिंधु सभ्यता की बात कर ली थी, साथ ही साथ वैदिक युग में भी हमने देखा था। ऑलमोस्ट हम ये कह पा रहे थे कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर के भारत प्राचीन समय से ही संपन्न रहा है। आज हम शुरू करेंगे हमारी भाग संख्या 2, जिसमें हम ये समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत के बाद में अगर मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर विज्ञान और तकनीकी का विकास कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत में विज्ञान व तकनीकी का विकास। तो देखिए, अगर हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं तो हम कौन से एज में चले जाएंगे, सीधा सीधा हम 11वीं से 18वीं सदी की बात करेंगे। इस पोर्शन की हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास था वो स्टेप बाय स्टेप यानी निरंतर होता चला जा रहा था। इसी समय हम ये देखेंगे कि भारत में विदेशी, तुर्की और मुस्लिमी जो राज्य थे उनकी स्थापनाएं भी होती हैं। तो हम ये समझ बना सकते हैं कि इस समय का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी था उसमें इनके समावेश को देखने की भी हमें अभिलाषा होगी, यानी ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं थी उनके उत्पादन हेतु शासकों ने बहुत से कारखाने स्थापित कर दिए थे। जन सामान्य, शिल्पकार, कारीगर भी अपने अपने स्तर पर कुशल तकनीकी और प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे थे। तो कुल मिला के अगर मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं, यानी 11वीं से 18वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास निरंतर चलते जा रहा था। बच्चों, इसी क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले 12वीं सदी की हम बात कर लें, जहां पे हमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत व भास्कराचार्य द्वितीय के बारे में पढ़ने को मिलेगा। देखो, भास्कराचार्य द्वितीय की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो जब हम इनके बारे में जानेंगे तो हमें यह पता चलता है कि इनका जन्म महाराष्ट्र में 1114 ईस्वी में होता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि 1150 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका कि नाम है सिद्धांत शिरोमणि की रचना हो जाती है इनके द्वारा। और इस ग्रंथ की जो 4 पोर्शंस हैं, लाइक लीलावती की बात करें, बीज गणित की बात करें, गोलाध्याय की बात करें या ग्रह गणित की बात करें, तो ये सारे के सारे पोर्शन जो कि सिद्धांत शिरोमणि से रिलेट करते हैं, ये सारे के सारे मोस्टली हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो सिद्धांत जिसे कई सालों बाद में हमने देखा था, उसको इतने समय पहले ही इन्होंने बता दिया था। बच्चों, साथ ही साथ देखिए, अगर रसायन शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, तो रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो विकास हुआ उसको हम कहां से देखेंगे, उसको हम ऐड करेंगे 13वीं सदी में। जब 13वीं सदी में सूर्य मंदिर कोणार्क की बात कर रहे हो, उड़ीसा वाले की, तो वहां पे जो निर्माण किया गया उसमें ठोस लोहे के बीमों का प्रयोग किया गया। तो आप समझ पा रहे हो, 13वीं सदी की बात कर रहे हैं, लोहे के बीम का यूज किया जा रहा है। तो इतने समय के बाद भी आज भी वो अपनी जो आयु है उसको बनाए हुए हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल लोचा नहीं हो रहा, जंग वगैरह हमको देखने को नहीं मिल रही। तो ये सब चीजें क्या मैसेज कर रही है, ये सब चीजें ये कह रही है कि उस समय का जो रसायन शास्त्र को लेकर के ज्ञान था मध्यकालीन भारतीय परिदृश्य में 13वीं सदी में, वो भी उन्नत किस्म का था। 16वीं सदी की बात करें तो मध्य पूर्व में उससे और यूरोप में भारतीय इस्पात, जो वुड्स के इस्पात के नाम से जाना जाता था, उसका भी प्रयोग किया जाने लग गया था। मध्यकाल में कागज का उत्पादन विकसित हो गया था। कश्मीर, सियालकोट, जाफराबाद, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, औरंगाबाद की बात कर लो, ये सारे के सारे वो स्टेट्स हैं, वो जगह हैं जहां से कागज उत्पादित होता था। तो यहां से अगर निकलने की बात कर रहे हैं तो रसायन शास्त्र को जब इंक्लूड कर रहे हैं, सबसे पहला एग्जांपल हम अगर हमारे एग्जाम्स में यहां से आता है, तो पहला तो हम सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा की बात करेंगे एग्जांपल्स में। के बाद में हम बात करेंगे कागज उत्पादन को लेकर के, जहां पर हम कश्मीर, सियालकोट, जाफराबाद, इन सब के एग्जांपल्स मेंशन कर देंगे। क्लियर हो गया।
चलिए इसके बाद में देखिए हम बात करते हैं कि मुगलों के पास बारूद के निर्माण और उसके बंदूक में प्रयोग करने की जानकारी थी। अरे भाई तोप खाने की बात करें, जब हमने हिस्ट्री वाला पोर्शन देखा था तो वहां ये समझ चुके थे कि जो बाबर की बात करी थी, तुलगुमा पद्धति की बात कर ली थी, तोप खानों की बात हमने कर ली थी, तो हम इंक्लूड करके ये रिजल्ट निकाल पा रहे थे कि मुगलों के पास बारूद के निर्माण और उसके बंदूक में कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये सारी की सारी जानकारियां थी। देखिए 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ उसकी बात करेंगे तो याद आ जाएगा आपको, तोपों का प्रयोग हो गया। तो भारतीय शिल्पकार भी इस तकनीकी को जानते थे और उन्होंने विस्फोटक पदार्थों का आविष्कार किया। तो इस प्रकार से देखो रसायनों का प्रयोग कितना अच्छे से किया जा रहा है ना, ये समझ पा रहे हैं कि टेक्निकल रूप से जो रसायन शास्त्र थे उसका अच्छी समझ भारतीयों में मध्यकालीन भारत में भी थी। देखो वे क्या कर रहे थे, शोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले को अलग अलग मात्राओं में मिला करके बारूद बनाने और विभिन्न प्रकार की बंदूकों में प्रयोग करना जानते थे। एट लास्ट हम ये कह पा रहे हैं कि मध्यकालीन भारत में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी और तकनीकी के विकास को भरपूर मात्रा में या प्रचुर मात्रा में उन्नति मिल रही थी। बच्चों इसके साथ साथ देखिए अगर नक्षत्र विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, जहां हमने प्राचीन भारत की बात करी थी नक्षत्र विज्ञान को लेकर के, तो हम ये समझ पा रहे थे विदाउट अ कैंपस, वो कंपास उनके पास में नहीं है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, वो दिशा का ज्ञान करे जा रहे थे, इनके माध्यम से ही खगोल शास्त्र का ज्ञान उन्हें होते जा रहा था, ज्योतिष विद्या का जो बड़ा महत्व चल रहा था। तो उसी प्रकार अगर मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे हैं नक्षत्र विज्ञान को लेकर के, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो पहले से स्थापित जो खगोलीय मत थे उन पे कई सारी टीकाएं प्रकाशित कर दी गई थी। टीकाएं मीन्स हमने पहले भी जान लिया था कि एक सार पुस्तिका, उसका संक्षिप्त रूप, उसका उन्नत रूप भी कह सकते हो, तो वैसी पुस्तकें अभी भी लिखी जा रही थी। उज्जैन की बात करें, बनारस की बात करें, मथुरा की, दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर हमें वेदशालाएं देखने को मिल जाएंगी। हमीम हुसैन जिलानी और सैयद महमूद काजमी के निर्देश पे फिरोज शाह बहमनी ने दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई थी। नीलकंठ सोमसुत वन ने आर्यभट्ट पर टीका लिखी थी, और ये आर्यभट्ट का जो आर्यभट्टीय ग्रंथ था उसी की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी यहाँ पर टीका लिखी जा रही है। तो एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में भी अगर नक्षत्र विज्ञान को टारगेट बना करके हम पॉइंट देखें तो वहां पर उसमें जो पहले का स्थापित ज्ञान था, यानी जो प्राचीन समय से चला आ रहा ज्ञान था, उसी को ही आधार बना करके विकसित किया जा रहा था, उसका और भी विस्तारित रूप हमारे सामने आ रहा था। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अगर औषध विज्ञान की, तो देखिए आपको याद होगा अगर प्राचीन भारत की हम बात करते हैं तो वहां पे हमें चरक और सुश्रुत जैसे जो विद्वान थे वो मिले थे, जहां हमने औषध विज्ञान के उन्नत रूप को देखा था। आज से इतने सालों पहले भी औषधि विज्ञान कितना डेवलप हो चुका था, वो सारे आंसर हमें वहां पे मिल गए थे। वैसे ही अगर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो इस मध्यकालीन भारत में उसी प्राचीन भारतीय परंपरा को अनुसरित किया गया और उसी के ज्ञान को आगे की ओर बढ़ाया गया। बीमारियों के इलाज के लिए भी हम ये देखते हैं कई सारे शोध ग्रंथ लिखे गए, जिनमें रोगों के बारे में जानकारी भी थी, उनके इलाज कैसे किए जाएंगे ये सारा का सारा मेंशन किया हुआ था। बीमारियों का निदान करने के लिए नाड़ी व मूत्र का परीक्षण किया जा सकता था, यानी कि अब हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिंग प्रणाली भी स्टार्ट हो रही थी मध्यकाल में। साथ ही साथ अगर रस चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो वहां पे बहुत सी धातुओं से निर्मित औषधियों का वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से अगर मध्यकालीन भारत को हम इंक्लूड करते हैं किसके परिदृश्य में, औषध विज्ञान के क्षेत्र में विकास के परिदृश्य में, तो हमें यह समझ में आ जाता है कि जो प्राचीन भारतीय परंपराएं थी उन्हीं का ही अनुसरण किया जा रहा था, उन्हीं को फॉलो करते हुए आगे की चीजें की जा रही थी। क्लियर। चलिए इसके साथ साथ अगर देखिए बात करें तो मध्यकालीन विद्वान अली बिन रब्बन ने ग्रीक औषधि व्यवस्था तथा भारतीय औषधि विज्ञान को अपने ग्रंथ फिरदौसी हिकमत में बड़े ही विस्तारित रूप से समझाया है। इन दोनों को उसने इंक्लूड किया है, तो इसका फायदा क्या होने वाला था, इस ग्रंथ अगर फिरदौसी की तुम बात कर रहे हो, फिरदौसी हिकमत की तुम बात कर रहे हो, तो इस ग्रंथ में हमें देखने को मिलेगी ग्रीक औषधि व्यवस्था और साथ ही साथ भारतीय औषधि विज्ञान व्यवस्था का सम्मिलित रूप हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा।
युद्ध में घायल सैनिकों का सफल इलाज भी कर दिया जाता था। और ये इलाज कुछ ऐसा होता था कि सुबह सुबह वो युद्ध लड़ते थे, शाम को उनका इलाज होता था और सुबह फिर वो जाकर के वापस युद्ध लड़ लेते थे। तो आप उम्मीद कर सकते हो ना कि वो जो चिकित्सा पद्धति रही होगी उस समय की, औषधि विज्ञान रहा होगा, वो कितना डेवलप रहा होगा कि भाई घायलों को कितनी जल्दी रिलीफ मिल रहा था, है ना। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए हम बात करें अगर जहाज निर्माण व कारखाना व्यवस्था की, तो ये भी एक ऐसा पोर्शन था, एक ऐसा पॉइंट था जो मध्यकालीन भारत के विज्ञान व तकनीकी विकास को प्रदर्शित करता है। कैसे? देखो, मध्यकाल में देशी व विदेशी दोनों तरह के व्यापार उन्नत अवस्था में थे। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि वो किस किस से व्यापार करेंगे भाई। समुद्र मार्ग से, जैसे लहरी बंदर की बात करो, सिंध में है, सूरत की बात करो, भड़ौच की बात करें, खंबात, कालीकट, कोची, नागपट्टनम, मुसलीपट्टनम, हुगली, इन सब की बातें करें तो ये वो केंद्र थे, या हम ये कहें वो बंदरगाह थे जो व्यापारिक बंदरगाह थे। और इन्हीं के द्वारा हम देखते हैं समुद्र मार्ग से जलीय व्यापार होता था। तो यहां से हम ये कहेंगे कि जहाज निर्माण की अगर हम बात करना चाहें तो, और कारखाना व्यवस्था की हम बात करना चाहें तो, ये दोनों के दोनों किस पर निर्भर कर रहे थे? व्यापार पे। और व्यापार कैसी अवस्था में था? उन्नत अवस्था में था। और यहां से जो जल मार्ग के द्वारा व्यापार होता था, उसके जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें से आप दो तीन के नाम जरूर याद रखेंगे। अगर यहां से टिप्पणात्मक प्रश्न हमें राजस्थान स्टेट ओपन में देखने को मिलता है तो यहां से डेफिनेटली ऐसा ही प्रश्न बनता है कि मध्यकालीन भारत में जहाज निर्माण और कारखाना व्यवस्था को लेकर के एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों, साथ ही साथ आप देखिए कि भारतवर्ष में जहाज निर्माण तकनीकी उच्च कोटि की थी। बड़े बड़े जहाजों का निर्माण किया जाता था। साथ ही साथ हम अगर तत्कालीन ग्रंथों की बात करें तो उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि बड़ी बड़ी नावें विभिन्न आकारों में बनाई जाती थी। और साथ ही साथ देखिए, विदेशी यात्री निकोलस कॉन्टी ने उल्लेख किया कि भारत में 1000 टन वजन की नावें होती थी। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि हमारी जो उस समय की तकनीकी व्यवस्था थी, या हम ये कहें जहाज निर्माण की जो तकनीकी थी, वो कैसी कोटि की रही होगी भाई? उच्च कोटि की। तभी तो बन पा रही है ना 1000 टन वजन वाली नावें। समझ पा रहे हो ना? एक टन भी कितना होता है? तो 1000 टन, उससे 1000 गुना। चलिए आगे। मुगल काल में शाही कारखाने होते थे जहां अस्त्र शस्त्र, साज सज्जा व शानो शौकत की वस्तुएं, पोशाकें, सोने चांदी का कार्य आदि किया जाता था। सरकारी तौर पर अगर हम बात करें तो कारखानों का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों को मीर सामान और दीवाने बुयातात कहा जाता था। और ये वाली जो चीज है मोस्टली पूछी नहीं जाती, बट फिर भी हम इसको ध्यान रखेंगे कि मीर ए सामान की बात करें या दीवान ए बयुतात की बात करें तो इन दोनों अधिकारियों का क्या कार्य था? इन दोनों अधिकारियों का कार्य था कि कारखानों को प्रबंध करेंगे, कि भाई उनका प्रबंधन देखेंगे, कि उनका मैनेजमेंट देखेंगे, किस कारखाने से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना यहां से आउटपुट मिल रहा है। ये सारी की सारी चीजें इन दोनों अधिकारियों के जिम्मे होती थी। बच्चों, रंगाई की तकनीकी की बात करें तो वो भी विकसित अवस्था में थी। 17वीं सदी के भारत की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे रंगाई का प्रमुख केंद्र आगरा था, क्योंकि नील पैदा करने वाला श्रेष्ठ इलाका बयाना इसके नजदीक में था। इसीलिए वहां पर अच्छी रंगाई, या हम कहें बड़े पैमाने पर रंगाई का कार्य किया जाता था। 17वीं सदी की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से कई सारे कारखाने वगैरह हमने देखे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की। तो फाइनल एग्जांपल, फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? फाइनल रिजल्ट ये कहेगा कि मध्यकालीन भारत में विज्ञान व तकनीकी एक उन्नत अवस्था में थी। देखिए, अब यहाँ पे हमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक टिप्पणी मिलने वाली है। किसकी टिप्पणी होगी ये? अल बरूनी की। अल बरूनी ने क्या किया? अल बरूनी ने ये कहा कि भारतीय विज्ञान जो है ना वो बहुत ही नायाब है, मैं उसकी काफी सारी प्रशंसा करता हूं। तो उनके संदर्भ में हम एक टिप्पणी निकाल सकते हैं, या हम एक सेंटेंस कर सकते हैं कि भारतीय विज्ञान का प्रशंसक था कौन? अल बरूनी। तो देखिए, अल बरूनी एक अरब यात्री था, पहले पद पढ़ चुके हम इसके बारे में। 11वीं सदी की बात करेंगे तो आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ ये भारत आ जाता है, और भारत में रह करके 5 वर्षों तक ये संस्कृत भाषा सीखता है, भारतीय दर्शन और संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करता है। फिर ये लिखता है एक पुस्तक जिसका नाम था किताब उल हिंद, और ये किस भाषा में लिखी गई? ये अरबी भाषा में लिखी गई। एक ही प्रश्न बनता है यहां से, बस आपके अगर स्टेट ओपन की बात कर रहे हैं तो एक ही प्रश्न हमारे लिए मोस्ट हो जाता है, वो ये है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक के राइटर का नाम। वो चीज पूछी भी गई है, पूछी भी जा सकती है, अल बरूनी। क्लियर? चलिए
उसके बाद में देखिए उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि हिंदुओं का दार्शनिक चिंतन तथा विज्ञान उच्च कोटि का था। अगर मध्यकाल की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक राइटर लिख रहा है, एक अदर राइटर क्या लिख रहा है कि हिंदुओं का जो दार्शनिक चिंतन है, विज्ञान है, वो हाई क्वालिटी का है। कैसा है? हाई क्वालिटी का। साथ ही साथ देखिए सूर्य ग्रहण के संबंध में अल बरूनी ने भारतीय विद्वान वराह मिहिर की वृहत संहिता का उल्लेख करते हुए लिखा, और ये वृहत संहिता वही है जब हमने प्राचीन भारत पढ़ा था और वराह मिहिर को पढ़ा था जो कि सूर्य के उपासक थे, इसके पिता। तो उनके बारे में जब हमने पढ़ा था तो ये पुस्तक हमें मिली थी जिसमें हमने ये देखा था कि हम अंतरिक्ष को लेकर के, सूर्य को लेकर के, सूर्य ग्रहण को लेकर के, चंद्र ग्रहण को लेकर के, पृथ्वी की दूरी को लेकर के कई सारे टॉपिक्स हमको वहां पर बृहत संहिता में देखने को मिले थे। उसी को मोटिव बना करके अल बरूनी साहब ने लिखा है कि हिंदुओं को चंद्र व सूर्य ग्रहण की यथार्थ जानकारी थी, तथा आगे यह भी लिखा कि वराहमिहिर एक ऐसा मनुष्य था जो संसार के आकार को यथार्थ जानता था, क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि अर्थ इज राउंड। कैसी है पृथ्वी? गोल है, उन्होंने पहले ही बता दिया था। और इसको वेरीफाई किसने किया है? अल बरूनी साहब ने। अल बरूनी ज्योतिष विज्ञानी ब्रह्मगुप्त की भी प्रशंसा करता है, और ब्रह्मगुप्त के बारे में भी हमने पार्ट 1 में अच्छे से पढ़ लिया था। तो बच्चों इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि स्पष्ट हो जाता है कि 16वीं सदी से पहले पाश्चात्य देशों में जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अनुमान लगाए जाते थे, उनकी कोई ठीक व्यवस्था नहीं थी, जबकि भारत में सदियों से सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का सटीक पूर्वानुमान किया जाता रहा है। तो हमारा जो नक्षत्र विज्ञान है या हमारा ज्योतिष था, हमारा विज्ञान एवं तकनीकी प्रौद्योगिकी था, वो कैसा था मध्यकालीन भारत में भी? बहुत ही उच्च कोटि का। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ प्रश्नों को। पाठगत प्रश्न है, यहां से संभावित प्रश्न भी आपके बनेंगे। जैसे देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भास्कराचार्य द्वितीय की बात करें तो उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अरे भाई वो सिद्धांत शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो वो आंसर आप यहां मेंशन कर देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा है कि भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या सिद्धांत दिया? उन्होंने लीलावती ग्रंथ में कहा था कि भारी पदार्थ पृथ्वी पर गिरते मालूम होते हैं, और यह पृथ्वी का आकर्षण है जो उन्हें अपनी ओर खींच लेता है, और यही चीज तो क्या कहलाती है? यही चीज तो कहलाती है गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर हो गया? कहां कहा था इन्होंने? लीलावती में कहा था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? फैजी ने करवाया था फारसी में अनुवाद, हमें पता है अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में वैधशालाएं कहां स्थापित की गई? उज्जैन की बात करोगे, बनारस की बात करेंगे, मथुरा, दिल्ली और जयपुर की मेंशन कर देंगे कि ये वो पांचों जगह हैं जहां पे हमें वैधशालाएं देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, अल बरूनी कौन था और उसने किसकी प्रशंसा की? देखिए अल बरूनी की अगर आप बात कर रहे हो तो अरबी लेखक हैं, सबसे पहली बात हम ये मेंशन कर देंगे। 11वीं शताब्दी का अरबी यात्री है, ऐसा कह सकते हो। किताब उल हिंद का लेखक है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि उसने भारतीय विज्ञान और तकनीकी की काफी प्रशंसाएं की थी। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये समझ पाते हैं, अगर आज की कक्षा की हम बात करें तो हमारा रिजल्ट ये निकल करके आता है कि मध्यकालीन भारत में भी जो विज्ञान और तकनीकी थी वो उन्नत अवस्था में थी। काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे जिसकी बढ़ाई या जिसकी प्रशंसा हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ के राइटर्स ने नहीं, अभी तो जो आउटर राइटर्स थे, बाहर के जो राइटर्स थे, लेखक थे, उन्होंने भी उसकी भर भर के प्रशंसाएं की है। हमारे पास ऐसा सटीक ज्ञान था जहां पर लोग पूर्वानुमान लगा रहे थे। उस अवस्था में हम उससे भी पहले यानी प्राचीन काल की भी बात करें तो उससे भी पहले हम क्या कर पा रहे थे? भविष्यवाणियां कर पा रहे थे जो बिल्कुल सटीक हो रही थी। क्लियर? तो ये थी आज की हमारी कक्षा जिसमें हमने मध्यकालीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की समझ बनाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं सारे संभावित और पाठगत प्रश्नों को हमने टच किया है और इनमें हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।